ऑलराइट, इसको मैं ज़रा फेसबुक पे शेयर कर लूँ। अगर ये ग्रुप में शेयर हो गया तो मुझे बता दें। फेसबुक ग्रुप पे जो लोग हैं उनको ये अगर नज़र आ रहा है तो। चलिए, मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में जो कि पहला लेक्चर था डॉक्टर रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल ऑन फिजिक्स के हवाले से हमारा, उसमें हमने चैप्टर 3, जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स ग्रिफिथ्स की किताब है, उसको हमने स्टार्ट किया था। और उस में हमने दो टॉपिक्स जो हैं उनको टच किया था। पहला टॉपिक जो है वो लैपलास इक्वेशन का था, और दूसरा जो है वो मेथड ऑफ इमेजेस का था। तो अगले लेक्चर में, यानी आज के लेक्चर में, जो कि दूसरा लेक्चर है इस स्कूल का, उसमें हम मेथड ऑफ इमेजेस की ही दूसरी एग्जांपल जो है उसको करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, मेरा ख्याल है कि जो कल वाला लेक्चर है उसकी थोड़ी सी रिवीजन जो है वो हम करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को स्क्रीन अगर मेरी नज़र आ रही है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, और थोड़ी सी रिवीजन जो है वो पिछले लेक्चर की हम कर लेंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें बुनियादी चीज जो स्टार्ट हमने लिया था डाइवर्जेंस एंड कर्ल से। और डाइवर्जेंस की जो इक्वेशन है वो हमें पता है कि गाउस लॉ से निकलती है। और कर्ल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, यानी जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स मौजूद ना हो, तो फिर कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। और चूंकि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकता हूँ। और इसकी बुनियाद पे फिर हमने दो इक्वेशंस डिराइव की। एक इक्वेशन वो थी जिसमें अगर आपके पास कोई चार्ज कौन दिया हो और उस चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो आप पॉइसन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई इक्वेशन दी गई है जिसमें कि
जैसे कि ये लाप्लास इक्वेशन है, जिसमें ये है कि आपके पास अगर कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ना दी गई हो और किसी रीजन के अंदर अगर चार्ज जो है वो जीरो हो, तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अम, फिर हमने लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हमने सीखा। और उसके अंदर हमने ये देखा कि बहुत सी टेक्निक्स हैं इसको सॉल्व करने की, जिसमें से एक टेक्निक जो है वो है मेथड ऑफ इमेजेस, जिसका एक प्रॉब्लम हमने किया था। और दूसरी टेक्निक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसको आज हम थोड़ा सा टच करेंगे। लैपलास इक्वेशन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फिजिकली लैपलास इक्वेशन आपको ये बताती है, वन डायमेंशन में भी या टू डायमेंशन में भी, कि बेसिकली इट इज एन एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन या एवरेजिंग टेक्निक। तो लैपलास इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द ऑफ एवरेज ऑफ द फंक्शन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, अगर वन डायमेंशन है। टू डायमेंशन में यही चीज जो है वो आप एक सरफेस के ऊपर लगाते हो। बेसिकली आप ये कहते हो कि एक खास बाउंड्री के अंदर जो सरफेस आएगी उसमें लैपलेस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा दैट विल हैव नो मैक्सिमा और मिनिमा। फेसबुक के लोगों को मेरी वीडियो नजर आ रही है? ये मुझे जरा कंफर्म कर दें। जी सर, आ रही है। ओके, जो फेसबुक पे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने कि, एक एग्जाम्पल करने के लिए यूनिकनेस थ्योरम को देखा था। तो यूनिकनेस थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपने किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया, तो वो सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। मतलब ये कि आप किसी भी मेथड से वो सोल्यूशन निकाल लें, वो सोल्यूशन आपका जो होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब ये है कि दैट विल बी दी ओनली सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। फिर हमने मेथड ऑफ इमेजेस की तरफ हम चले, और उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल की। ये आई थिंक एग्जाम्पल वन है जो ग्रिफिथ की किताब के अंदर दी गई है। उसमें यह था कि आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है जी एक्सिस के ऊपर, और ओरिजिन के ऊपर एक प्लेन रखा हुआ है जो कि ग्राउंड किया हुआ है, यानी उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल जीरो है। तो हमें ये कहा गया कि इस सरफेस के ऊपर जो है, ऊपर वाला जो एरिया है यानी पॉजिटिव जी एक्सिस में, इस एरिया में आप पोटेंशियल निकालें, गिवन दैट व्हेन z इज इक्वल टू जीरो, वोल्टेज इज जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो उसके लिए हमने ये डिस्कशन की कि हम ये कर सकते हैं कि इस प्लेन को हम गायब कर देते हैं, और इससे मिलता जुलता एक इमेज चार्ज जो है उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन नेगेटिव, हम एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव जेड एक्सिस में। और फिर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस नई कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हमारे पास आया उसके अंदर, उसके ऊपर हमने जो बाउंड्री कंडीशंस देखी, तो वो दोनों बाउंड्री कंडीशंस वही थी जो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम की थी जिसमें हमने प्लेन लिया हुआ था। तो इससे हम मेथड ऑफ इमेजेस की को समझ लेते हैं कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या गिवन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है वो अगर मुश्किल है, तो आप उसके बराबर, उसके इक्विवेलेंट एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा प्रॉब्लम डिजाइन कर लें जो कदरे आसान हो। और ये जो आसान प्रॉब्लम है इसका जो भी सोल्यूशन है उसके ऊपर देखें जो बाउंड्री कंडीशंस लग रही हैं क्या वो हमारे दिए गए ओरिजिनल प्रॉब्लम जैसी ही है। तो अगर प्रॉब्लम डिफरेंट भी हों लेकिन बाउंड्री कंडीशन सेम हो, और उन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई पोटेंशियल हो, तो लाजमन वो लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन होगा और वो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसको हमने डिटेल से देखा था। फिर हमने इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखा कि अगर आप नॉर्मल डेरिवेटिव ले लें, बाउंड्री कंडीशंस को मैंने डिराइव किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए, आप नॉर्मल डेरिवेटिव ले लें पोटेंशियल का, और इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लें, तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी?
कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जो आपके गिवन प्लेन के ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है। फिर इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की बुनियाद के ऊपर आप इंटीग्रल ले लें, यानी जो भी आपकी सरफेस दी गई है उसको टोटली इंटीग्रेट करें सरफेस के ऊपर डेंसिटी को, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाता है। इसी तरह से आप फोर्स भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालते हैं तो वो दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में, यानी दी गई कॉन्फ़िगरेशन में और जो हमने एज्यूम की थी उन दोनों में सेम आंसर देता है, लेकिन वर्क जो है वो सेम आंसर नहीं देता है, क्योंकि दोनों केसेस में वर्क डिफरेंट होगा। बिकॉज दूसरे केस में जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव दोनों जगहों पर आपको वर्क निकालना पड़ता है, जबकि गिवन कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ जी पॉजिटिव वाले हिस्से पर वर्क निकालना पड़ता है। तो ये हमने कल डिस्कशन की थी। इससे मुतल्लिक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें, अदरवाइज में फिर नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो ग्रिफिथ की बुक से ही मैं लूंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ इमेजेस उसमें कैसे आपकी मदद करता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। चलें, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक एक्स वाई एक्सिस दिया हुआ है, सी एक्सिस भी आप ले सकते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि इसकी जगह पे मैं जी एक्सिस भी ले लेता हूं ताकि सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए। सो लेट्स से मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है और उसके अंदर मुझे ये बताया गया है कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और उस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू। और मुझे ये भी बताया गया है कि हमने इस स्फीयर को ग्राउंड किया हुआ है, मतलब ये कि इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो है। और हमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक क्यू चार्ज इसके करीब रखा जाए तो बताएं कि जो पोटेंशियल है इस पूरे रीजन में, यानी इस स्फीयर के इर्द गिर्द, स्फीयर के अलावा जितना भी इलाका है इस सारे इलाके में पोटेंशियल कैलकुलेट करें, फाइंड वी। यही आपका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपको समझ आ गया। एक स्फीयर है जिसको आपने ग्राउंड किया हुआ है और उसके करीब यानी स्फीयर के बाहर एक चार्ज आप लेके आते हैं प्लस क्यू, और उस चार्ज की वजह से इस स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उन दोनों के मिलने से टोटल पोटेंशियल बनेगा इस पूरे इलाके में स्फीयर के इर्द गिर्द। और हमें कहा गया है कि वो पोटेंशियल आप फाइंड आउट करें। तो देखने में प्रॉब्लम काफी टफ लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और वो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, उसके ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है। किसी का कोई सवाल, प्रॉब्लम अगर समझ किसी को ना आया हो। अभी यासर साहब आपको कह रहे थे कि आप लोग सवाल नहीं करते। अच्छा, आवाज ठीक नहीं आ रही। तलहा, क्या अब आवाज आ रही है? और बाकी लोग भी बता दें अगर उनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो। मेरा ख्याल है उनकी तरफ कोई इशू होगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत क्लियर आवाज आ रही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक स्फीयर है और उसके साथ एक चार्ज पड़ा हुआ है और हमने इसको जो है वो करना है कैलकुलेट। अच्छा, इसका जवाब जो है ना वो ग्रिफिथ ने डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं वहां पे उस जवाब को डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को बकायदा पहले सॉल्व करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि उसने वो सोल्यूशन कैसे लिखा हुआ है।
फराज इकबाल का सवाल है कि इंटरनल पोटेंशियल ड्यू टू पोलराइजेशन इज इन्वॉल्व। आई डोंट नो कि इंटरनल पोटेंशियल से आपकी क्या मुराद है। ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर नहीं है पोटेंशियल। पोटेंशियल को आपने ग्राउंड किया हुआ है। सो आई डोंट नो कि पोलराइजेशन कैसे होगी। वी आर नॉट स्टडीइंग पोलराइजेशन। स्फीयर के अंदर उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इफेक्ट कैलकुलेट नहीं किया जाना। अगेन, जो प्रॉब्लम दिया गया है आप उसको समझें। प्रॉब्लम ये दिया गया है कि एक स्फीयर है और उसके बाहर चार्ज पड़ा हुआ है, और उस बाहर जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से स्फीयर के ऊपर भी चार्ज इंड्यूस्ड होता है, और आप ऐसा करें कि पोटेंशियल निकालें एवरीवेयर। ये स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की, यानी ये प्रॉब्लम मैंने खुद से नहीं बनाया। आप ये प्रॉब्लम भी डिजाइन कर सकते हैं कि स्फीयर के अंदर भी एक चार्ज रख लें और उसके अंदर भी एक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। तो मैं अभी इसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सारे केसेस जो होंगे कि जी अंदर पोटेंशियल क्या है और सरफेस पे क्या है, और सारी चीजें उस आंसर से आप फिर निकालेंगे। पहला काम याद रखें हमेशा ये होता है कि आपने प्रॉब्लम को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम को डिजाइन कर रहा हूँ जैसा कि ग्रिफिथ ने किया। यानी आप सवाल पूछने वाले से ये नहीं कह सकते कि भाई अपना सवाल बदल लो। तो सवाल ये है कि चार्ज जो है वो स्फीयर के बाहर पड़ा हुआ है, और उस आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पोटेंशियल निकालो। एक दफा इस प्रॉब्लम को हल कर लो, फिर अगले प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो आ, ये अगर आपको समझ आ गया कि पूछा क्या जा रहा है, तो फिर हम आगे चल सकते हैं। इसका सादा सा हल तो ये होगा, जैसा कि ग्रिफिथ ने भी दिया होगा। वो ये होगा कि मैं सफियर को गायब कर देता हूँ और सफियर की जगह पे एक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम बनाता हूँ। याद करें अब वो जो कल वाला लेक्चर था, जो भी कॉन्फ़िगरेशन दी है आपने उसकी जगह पे एक नई कॉन्फ़िगरेशन लेके आनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सफियर को मैंने गायब कर दिया और अपने चार्ज को मैंने उधर ही रखना है। ठीक है। सो माई चार्ज इज स्टिल देयर विच इज क्यू, और ये दरमियान वाला जो पॉइंट है ओरिजिन ऑफ द सर्कल जहां पे था उसको मैं लेट से ओ कह लेता हूं। और अब मैं ये एज्यूम करता हूं कि एक और चार्ज है जो इस स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है, और उसको मैं यहां पर बना लेता हूं और उसको कहता हूं क्यू प्राइम। ये मैंने अपने आप से एक चार्ज एज्यूम किया है। अब ये मेथड ऑफ इमेजेस की वजह से है। याद है आपको कल भी हमने यही किया था कि प्लेन के ऊपर पॉजिटिव जी एक्सिस में चार्ज था, तो हमने एक चार्ज अपनी तरफ से उसकी दूसरी साइड में एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर रीजन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। पूरा इलाका दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक इलाके के ऊपर सफियर साहब बैठे हुए हैं और बाकी सारा इलाका जो है वो बाहर वाले चार्ज क्यू का है। अब आपने एक ऐसी जगह पे इमेज चार्ज लेना है जहां पर आपने पोटेंशियल फाइंड नहीं करना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। क्योंकि स्फीयर के अंदर हम पोटेंशियल फाइंड नहीं कर रहे, क्योंकि जिस जगह पे आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं क्यू की वजह से, अगर उसी लाइन के बाहर पे फर्ज करें कि कोई शख्स जो है वो बाहर एक इमेज चार्ज ज्यूम कर लेता है, तो ये गलत होगा। वो गलत इसलिए होगा कि आपने उस रीजन में एक एक्स्ट्रा चार्ज रख दिया जिस रीजन में आप ऑलरेडी पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे थे। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि चार्ज ऐसे रीजन में रखेंगे जहां आपने पोटेंशियल फाइंड नहीं करना, वहां आपका इमेज चार्ज आएगा। और वो इलाका जो था वो सफियर के अंदर था, और उसके अंदर आप किसी भी जगह पे ये ले सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए इसको एक्स एक्सिस पे लिया है, क्योंकि मेरा जो गिवन चार्ज है वो भी एक्स एक्सिस पे है, तो प्रॉब्लम को आसान कर लेना बेहतर होता है। सो मैं इस क्यू प्राइम को भी यहाँ पर अपनी दूसरी डायग्राम में भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये पता चल गया ना क्यू प्राइम कहाँ से आया है। सो क्यू प्राइम आप इज एन इमेज, क्यू प्राइम इज एन इमेज चार्ज। इमेज का मतलब ये नहीं कि ये क्यू का ही इमेज है, इसको सिर्फ नाम दे रहे हैं कि ये इमेज चार्ज है। क्योंकि मेथड ऑफ इमेजेस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका नाम इमेज चार्ज रख दिया है। और ये कहाँ पे मैंने लिया है, इन साइड दी स्फीयर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की।
अब अगर आप दूसरी डायग्राम को देखें तो आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। आपके पास एक एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर दो चार्जेस पड़े हुए हैं, और आपने उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कंडीशन सिर्फ ये है कि जब आपका आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो, यानी आप जब स्फीयर की सरफेस पे हो, तो आपका पोटेंशियल जो है वो जीरो होना चाहिए। दिस इज द ओनली बाउंड्री कंडीशन जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसको आप बाउंड्री कंडीशन कह सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन ये दी गई है कि v इज इक्वल टू जीरो वेन r इज इक्वल टू r। यहाँ पे स्मॉल r से मेरी मुराद वेरिएबल है, कैपिटल R से मेरी मुराद रेडियस है ऑफ दिस स्फीयर। तो ये सिर्फ एक बाउंड्री कंडीशन है। तो अब स्फीयर वाले प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सिंपली क्या होगा, आप क्या करेंगे जी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना है तो क्या करेंगे, आप एक पॉइंट सबसे पहले एज्यूम करेंगे, वो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं वो पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, और उस पॉइंट तक फिर क्यू का जो फासला है उसको मैं आर कहता हूँ, क्यू प्राइम का जो फासला है उसको मैं आर प्राइम कहता हूँ, बल्कि इसको नीचे लिख लेते हैं। और ओरिजिन का जो फासला है उस पॉइंट से उसको मैं स्मॉल आर कहता हूँ, और इस पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूँ पी। तो मैंने क्या किया, एक नया प्रॉब्लम डिजाइन कर लिया जिसमें मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से मैं पॉइंट पी के ऊपर फाइंड आउट कर रहा हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल। सो नाउ अगर आप लोगों, और यहाँ पे आपको एंगल भी लेना पड़ेगा बिकॉज आर एक वेरिएबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा वेरिएबल होता है। वो थीटा मैंने इसके साथ या इसके साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सेपरेशन डिस्टेंसेस हैं, और ये वाला आर है जिसको मैंने वेरिएबल कहा है, और यही वो आर है जिसको मैंने चेंज करना है इस तरह से कि मेरा ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए। याद है ना बाउंड्री कंडीशन, तो इसलिए स्मॉल आर को मैंने वेरिएबल लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे इसका पोटेंशियल। तो बहुत आसान है जी, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मुझे पता है, q डिवाइडेड बाय q का फासला p तक प्लस q प्राइम डिवाइडेड बाय q प्राइम का फासला p तक। तो ये आपने सोल्यूशन निकाल लिया जी, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम का जो जो दूसरा प्रॉब्लम है, सादा प्रॉब्लम बगैर स्फीयर के, उसका सोल्यूशन मुझे पता चल गया। अब मसला ये है कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको मैं सॉल्व कर रहा था। जो मुझे प्रॉब्लम दिया गया था उसमें तो स्फीयर था, तो मैं स्फीयर कैसे इसके अंदर लेके आऊं, अब ये नेक्स्ट मसला है। स्फीयर इसके अंदर आ सकता है अगर ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो जाए। मतलब ये कि जब मैं आर को इज इक्वल टू आर लिखूं तो मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो ये अब आपको दिखाता हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसमें या नहीं होती। अगर इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो ग्रीन बॉक्स में मैंने सोल्यूशन लिखा है, दैट इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ये बात ठीक है, इस प्रॉब्लम राइट नाउ। अब आप मुझे जरा थोड़ी सी ज्योमेट्री बताएंगे। आपको पता है फ्रॉम लॉ ऑफ कोसाइंस, अगर मेरे पास एक राइट ट्राइंगल ना हो तो मैं कोसाइन ऑफ थीटा का लॉ किस तरह लिखता हूं। तो अगर मेरे पास ये ट्राइंगल दी गई हो फिर तो मैं बड़ा सीधा लिख लेता हूं, लेकिन अगर मेरे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह दी गई हो, इसमें ये आर है, ये आर है और ये थीटा, तो इसके लिए आप कैसे लिखते हैं। फासले भी दिए हुए हैं, सॉरी मैंने शायद मैं भूल गया, ये फासला दिया हुआ है कि ओरिजिन से हमारे चार्ज का फासला ए है, और ओरिजिन से हमारे चार्ज क्यू प्राइम का फासला मैंने जो लिया है उसको मैं बी कह लेता हूँ। ये मैं भूल गया था बताना। ए जो है ये आपको गिवन है, और बी जो है ये मैंने खुद से डिफाइन किया है। तो बहरहाल ये जस्ट फासले हैं ओरिजिन से क्यू और क्यू प्राइम के। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके ऊपर, और ये फासला भी ए है सॉरी, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्यू पड़ा हुआ था, तो मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, इसके ऊपर आप लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं। तो लॉ ऑफ कोसाइन ये कहता है कि आर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
2ar cos थीटा, और फिर इस सारे का क्या आएगा, स्क्वायर रूट। ऐसी ही मसावात आप आर प्राइम के लिए भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि ए की जगह पर बी आ जाएगा, एंड देन थीटा आपका सेम रहेगा। मतलब ये कि दूसरी मसावात में आर की जगह पे आर प्राइम है। ये बात क्लियर है? एक दफा मैंने बाहर वाली ट्राइंगल ली है क्यू के लिए, और फिर मैंने छोटी ट्राइंगल ली है क्यू प्राइम के लिए। अब आप इन आर और आर प्राइम की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करें तो आपका पोटेंशियल जो है वो निकल आता है। सो वी क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा स्क्वायर रूट प्लस क्यू प्राइम ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 2br cos थीटा स्क्वायर रूट एंड दिस। तो वो जो मेरा एक्स सॉल्यूशन था, ये ग्रीन बॉक्स वाला, वही सॉल्यूशन अब नई शक्ल के अंदर आ गया। तो यहाँ पर क्या वो वाली एक्सक्यूज मी कंडीशन सर। आप, यस, सर फेसबुक पे नहीं आ रहा ये। हाँ, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था। चले मैं देखता हूँ दोबारा इसको, जस्ट गिव मी सम मोमेंट्स। ठीक है, ये हुआ ये है कि जो मेरी फेसबुक की टाइमलाइन है उस पर मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है, और उस प्राइवेसी की वजह से पब्लिक जो है वो मेरी पोस्ट को नहीं देख पा रही। लेकिन अब शायद वो देख लें। असल में मेरे जितने भी खानदान वाले और दोस्त यार हैं ना, वो सारे फेसबुक पे आ जाते हैं, जिन्होंने फिजिक्स नहीं भी पढ़नी होती। तो वो फिर बड़ा अजीब सा लगता है बंदा। आप लोगों के साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो, आप बड़े संजीदा होकर बैठे हो और आगे से जो है वो आपके दोस्त जो है वो सामने आ जाए। बहरहाल, चलो मसला हल हो जी गया। सर आ जो गया। आ गया ना, हाँ, चलो। तुम लोग चाहते हो कि मैं जो है ना वो पूरी पब्लिक में जो है वो सामने आ जाऊं, चलो ठीक है। ऑलराइट, सो लेकिन ये है, मतलब जब जो लोग देखना चाहते हैं फेसबुक पे, चूंकि वो मेरे प्राइवेसी की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा था, वरना लेक्चर पूरा ही होगा वहां पे जब ये खत्म होगा। बहरहाल, सो तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने अपने पोटेंशियल की एक नई शक्ल ले ली है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि जब क्या वी जीरो हो रहा है जब मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल कर रहा हूं? अभी भी मैं उसी कंडीशन को चेक करना चाह रहा हूं। किसी का सवाल है कि कैन वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर ए? इनमें कहीं भी राइट ट्राइंगल नजर नहीं आ रही मुझे। आप किस तरह से इसको राइट ट्राइंगल बनाएंगे? आ, आप इसको एक ही तरह राइट ट्राइंगल बना सकते हैं अगर आप इस वेरिएबल आर को, स्मॉल आर को छोटा कर लें। लेकिन उसकी वजह से ये होगा कि जो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में देखें, जो हमारा आर, अगर अगर मैं इस लाइन को आर कह लेता हूँ, ठीक है, जो जिसको मैंने यहाँ पे स्मॉल आर कहा हुआ है, अगर आप राइट ट्राइंगल्स बनाएंगे तो आपका ये जो पॉइंट पी है ना, ये वो ऑलरेडी स्फीयर के अंदर आ जाएगा। और मैंने शुरू में बताया था कि प्रॉब्लम ये कहता है कि आपने पॉइंट जिस पे पोटेंशियल निकालना है ना, वो स्फीयर के बाहर रखना है। तो जो ही आप स्फीयर से बाहर निकलेंगे, या फिर हाँ, एक और तरीका भी हो सकता है कि आप अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप पॉइंट पी को अपवर्ड टू क्यू ले लें। ठीक है, आप क्यू को बिल्कुल, पी को क्यू के ऊपर ले लें, तो आपकी एक ट्राइंगल तो राइट होगी, लेकिन फिर क्यू वाली जो है वो राइट नहीं होगी। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए थीटा सेम नहीं रहेगा। आपको समझ आ रही मेरी बात की? तो आपको फिर दो ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। हमने एक ही थीटे से
दो आर डिफाइन कर लिए हैं, आर एंड आर प्राइम। ओके, गुड। सो अब आप क्या करेंगे, अब आप v को जीरो लेना चाहते हैं जब सरफेस की स्फीयर आए, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। तो इस फार्मूले को देख के तो नहीं मुझे लग रहा कि ये अभी भी सेटिस्फाई हुआ है, क्योंकि जब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल करेंगे तो उससे मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं भी कोई चीज कैंसिल हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देखें ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्यू प्राइम है, यहाँ पे क्यू है। तो दो चीजों को अगर कैंसिल करना हो तो क्यू और क्यू प्राइम के दरमियान कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्यू वर्सेस क्यू प्राइम, हमें एक रिलेशन चाहिए, और एक रिलेशन हमें ए और बी के दरमियान चाहिए। ठीक है, ए वर्सेस बी के दरमियान भी एक रिलेशन चाहिए। तो अगर मुझे ये दो रिलेशन पता हो तो, और उन उन रिलेशंस को मैं किसी तरह से एडजस्ट कर सकूं, डिफाइन कर सकूं इस तरह से कि ये ब्रैकेट वाली चीज सारी कैंसिल हो जाए और आपका पोटेंशियल जीरो हो जाए, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, तो फिर ये मेरा सोल्यूशन होगा। राइट, तो इसके लिए फिर क्या करना है, इसके लिए क्यू और क्यू प्राइम और ए और बी का एक रिलेशन डिफाइन करना है। ग्रिफिथ ने ये रिलेशन आपको डायरेक्ट दिया है, और आप थोड़ी सी आई बॉलिंग करके, मतलब फार्मूले को थोड़ा सा देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा रिलेशन चूज करना चाहिए। तो क्लेम ये है कि अगर आप क्यू प्राइम को इक्वल ले लें माइनस कैपिटल आर ओवर ए क्यू के, और आप बी को इक्वल कर लें कैपिटल आर स्क्वायर ओवर बी के, सॉरी ए के, और ये वैल्यूज आप इस पोटेंशियल में पुट करें तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये मैं अब आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये हमारा क्लेम है, दिस इज द क्लेम, कि अगर बी और क्यू प्राइम की ये वैल्यूज चुन ली जाएं, या बी और ए और क्यू प्राइम और क्यू क्यू का ये रिलेशन चुन लिया जाए, तो आपका वी जीरो हो जाता है। तो ये हम ट्राई कर लेते हैं। सो वी किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, तो मैं क्यू प्राइम को रिप्लेस करूंगा आर स्क्वायर, आर को मैं कैपिटल आर लूंगा बिकॉज मेरी ये कंडीशन है कि आर को मैंने ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर पे लेना है। सो आर स्क्वायर एंड देन प्लस ए स्क्वायर, बी को मैं रिप्लेस करूंगा, ए को नहीं मैं करूंगा, -2 AR कॉस थीटा स्क्वायर रूट, प्लस क्यू प्राइम की जगह पे क्या आएगा, -R/A टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा R/4 स्क्वायर -2BR, तो वो आ जाएगा 2R, और बी की जगह पे फिर आप क्या लिखेंगे, ठीक है, एंड देन कॉस थीटा एंड देन स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, क्लेम किया कि अगर क्यू प्राइम की ये वैल्यू लें और बी की ये वैल्यू लें तो आपका पोटेंशियल जीरो बनना चाहिए। तो अभी इसमें थोड़ी सी और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। सो जो रिलेशन आपके पास बन रहा है दूसरा, उसको आप थोड़ा सा और ग्रूम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये देखें, क्यू जो है वो दोनों में कॉमन है, तो क्यू को मैं ब्रैकेट से बाहर लिखूंगा। उसके बाद बाकी जो टर्म्स हैं उनको लिख लें आप, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 AR कॉस थीटा एंड माइनस, ठीक है ना, क्योंकि हमने जब डिफाइन किया था तो एक माइनस उसमें आ रहा था, वो माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस क्यू कॉमन चला गया है, इसको 1 लेते हैं, और ये जो R/A है इसको मैं स्क्वायर नीचे नीचे ले आऊंगा और इसका स्क्वायर करके इसको स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो ले जाएंगे। कैसे होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2
आर कॉस थीटा। ये समझ आया स्टेप आपको? यहाँ पे हमने ये किया है कि ये जो आर ओवर ए है, ये इसको हम एक स्टेप, अगर मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन बट यू जस्ट, आप ये करें कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और उस डिनोमिनेटर से इसको फिर अंदर स्क्वायर में ले जाएं, स्क्वायर रूट में, और मल्टीप्लाई कर दें तमाम टर्म्स के साथ, तो यू विल गेट दिस आंसर। सॉरी, यहाँ पे एक ए मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जो पहली टर्म और दूसरी टर्म है वो बिल्कुल एक जैसी हो गई है। इसका मतलब ये है कि v इज इक्वल टू 0, और यही हम चाहते थे। इसका मतलब है कि सेटिस्फाइड बाउंड्री कंडीशन। इस चॉइस ने, जो हमने ऊपर एक चॉइस ली थी क्यू प्राइम और बी की, उसने हमारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा था, जिसको आप इस फॉर्म के अंदर ले लें या फिर आप इसको इस फॉर्म के अंदर ले लें, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर ओरिजिनल प्रॉब्लम। और ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो क्या था? ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपके पास एक स्फीयर था और उस स्फीयर के बाहर एक चार्ज पड़ा हुआ था, और आपसे कहा गया था कि पोटेंशियल निकाले। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा कि ये बड़ा ही एक मजेदार सा तरीका है। मतलब ये कि जो प्रॉब्लम दिया है उससे मिलती जुलती आप एक कॉन्फ़िगरेशन चूज कर लें, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को आसान कर लें। इस केस में हमने स्फीयर गायब कर दिया और सिर्फ क्यू और क्यू प्राइम को बचा लिया। और उसके लिए फिर सिंपली आप जो भी पोटेंशियल लिखेंगे, वो अगर इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो जो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम से आ रही थी, तो फिर वही सोल्यूशन आपका असल सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो वी हैव फाउंड द सोल्यूशन, दैट इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, लंबा करके लिखना है तो यूं लिख लें, छोटा करके लिखना है तो यूं लिख लें। आर और आर प्राइम की वैल्यू आपको यहां पर दी गई है। दैट इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब कोई सवाल यहां पर? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वो ये था कि आपका जो पोटेंशियल बन रहा है उसमें वैल्यूज चूज करनी है। तो वो मैंने अपनी चालाकी से उनकी वैल्यूज कुछ इस तरह की चूज की कि मुझे आंसर 0 मिल जाए, क्योंकि मेरा काम जो है वो जुगाड़ लगाकर बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। इसीलिए मेथड ऑफ इमेजेस एक जुगाड़ी मेथड है। ठीक है जी। और बाकी आप काम उसी तरह से कर सकते हैं। अगर आपने इंड्यूस चार्ज निकालना है, तो इंड्यूस चार्ज के लिए आप क्या यूज करेंगे? इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा जो है दैट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डेल वी बाय डेल एन, नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ योर पोटेंशियल। चूंकि इस केस में आपको जो सिस्टम दिया गया है वो एक स्फीयर है, तो स्फीयर के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो आपका आर वेक्टर होता है। ठीक है ना, आपने जो आर वेक्टर डिफाइन किया था, दैट इज योर नॉर्मल वेक्टर, आर वेक्टर, रेडियल डायरेक्शन। सो योर एन हैट इज बेसिकली आर हैट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहेंगे नॉर्मल का, तो वो बेसिकली आर यानी रेडियल डेरिवेटिव होगा। अब आपको पोटेंशियल दिया गया है आर की फॉर्म में, यहां पर इसका आर से आप डेरिवेटिव ले लें, जो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग थिंग, टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोग खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सिग्मा की कोई वैल्यू निकलेगी, और चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपका सिग्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आर से तो आपने उसका डेरिवेटिव लिया है।
तो आपका जो, और कंडीशन ये है कि आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दें। आई होप ये आप कर लेंगे। आपने v का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, और जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें ये कंडीशन पुट कर देनी है। ये कंडीशन क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि आप सरफेस के ऊपर हैं, बिकॉज आर वाज द रेडियस ऑफ योर स्फीयर। और इसी तरह से अगर आपको सिग्मा मालूम है तो आप टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। कल मैंने बताया था टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं अगर सिग्मा दिया हो। सो लेट्स से क्यू इंड्यूस चार्ज है, और आप इसको इंटीग्रेट करते हो सिग्मा को, जो कि इस केस में थीटा पे इंटीग्रेट होगा, एंड देन आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और डी फाई के ऊपर लिमिट है 0 to 2 पाई, और थीटा के ऊपर लिमिट होती है 0 to पाई। इसको आप इंटीग्रेट कर लें और उससे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो कोई मुझे आंसर बता सकता है? इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? प्रॉब्लम को मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था, और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्यू प्राइम इनसाइड द स्फीयर एज्यूम किया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो बाहर हमने चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू, इसकी वजह से इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है। वो चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ है वो किसके बराबर आएगा? मुश्किल तरीका ये है कि आप इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करें और उससे आंसर निकालें, जो कि सही तरीका भी है। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज किसके बराबर आएगा। कोई बता सकता है ये चार्ज किसके बराबर आएगा? ऑडियंस। फराज इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि जीरो आएगा, पोटेंशियल जीरो आएगा, क्योंकि आप पोटेंशियल आपने ग्राउंड किया हुआ है। चार्ज पूछा जा रहा है, वो पोटेंशियल ग्राउंड जो है वो उस वक्त था जब आपके पास अभी चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ। अब आप उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं ना, बाहर से एक चार्ज लाकर, तो थोड़ी देर के बाद उस पर चार्ज कितना इंड्यूस होगा? अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंड्यूस नेगेटिव होगा, कुछ लोग कह रहे हैं -Q होगा। और किसी का कोई गैस, जो इन पर्सन बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी जरा बताएं क्या आएगा इंड्यूस चार्ज। इतनी देर में वैसे ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाता। ज्यादातर लोग कह रहे हैं, कुछ जो आंसर दे रहे हैं, कुछ ने कहा है कि -Q आएगा, कुछ ने कुछ भी नहीं कहा। तो ज्यादातर लोग -Q ही कह रहे हैं। एक आंसर ये था कि जीरो होगा, एक आंसर ये था कि नेगेटिव होगा, और और किसी का कोई गैस? कोई मसला नहीं, गैस लगाते जाएं, गैस लगाने में क्या है। जो वहां बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने गैस नहीं लगाना? जवाब आपके सामने लिखा हुआ है वैसे, बाय द वे। जब मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी तो आंसर उसके अंदर था। सो बेसिकली ये क्यू प्राइम ही होगा ना। और स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज हो सकता है? यही चार्ज मैंने रखा था वहां पे। दिस विल बी द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि इसके ऊपर क्यू प्राइम चार्ज हमने रखा हुआ। तो जो भी चार्ज आप इसके ऊपर रखेंगे वो चार्ज अपने आप को पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, एंड दैट विल बी योर इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, बट यू कैन कैलकुलेट, आप इसको कैलकुलेट करें और देखें कि जो मैंने बात की है वो ठीक है कि नहीं। ओके, इसी तरह से आप फोर्स भी निकाल सकते हैं इसके ऊपर, वर्क डन भी निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए जो है वो प्रॉब्लम 3.7 ग्रिफिथ्स की बुक के अंदर दिया गया है, उसको आप सॉल्व करें तो वहां पे ये इनके आपको जवाबात मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो ये डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है मेथड ऑफ इमेजेस के हवाले से। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं ग्रिफिथ में जो दिए हुए हैं, आप जो है वो उनको खुद सॉल्व कर सकते हैं और उससे आप थोड़ा सा सीख सकते हैं कि मेथड ऑफ इमेजेस किस तरह काम करता है। अच्छा जी, ये एक कमेंट है कि will this solution for potential be valid only for the region where original charge is present and not other side of boundary where image charge is supposed? जी, चूंकि जो प्रॉब्लम में ये जो पोटेंशियल हमने निकाला है, ये पोटेंशियल जिस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, आप उसको देखें। वो बाउंड्री कंडीशन ये कह रही है कि आपका जो आर है वो कैपिटल आर के इक्वल होना चाहिए, तब पोटेंशियल जीरो होगा। अब कैपिटल आर क्या चीज है? दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जब आप रेडियस ऑफ द स्फीयर के फासले पर जाएंगे तो आप उसकी सरफेस के ऊपर होंगे और वहां पे ये पोटेंशियल जीरो है। इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ ये पोटेंशियल है। और प्रॉब्लम में हमें ये कहा भी गया था कि सफियर के बाहर आप पोटेंशियल निकालें, लेकिन ये उस पॉइंट पर नहीं है जहां पे क्यू पड़ा हुआ है। ये पोटेंशियल हर जगह पे है जहां सफियर नहीं पड़ा हुआ। यानी ये पोटेंशियल सिर्फ यहां पर नहीं है, ये पोटेंशियल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, हर जगह जहां सफियर नहीं पड़ा हुआ या सफियर के बाहर जो भी एरिया है वहां पर ये पोटेंशियल पड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने जब ये पॉइंट पी एज्यूम किया था तो ये एक जनरल पॉइंट था और ये आर जो है ये एक जनरल फासला था, तो इसलिए ये सोल्यूशन वहां पे वैलिड हो। और किसी का कोई सवाल? तो प्रॉब्लम 3.7 आप कीजिएगा, उससे आपको थोड़ी सी और समझ आ जाएगी कि मेथड ऑफ इमेजेस कितने कमाल की चीज है। और यूनिकनेस थ्योरम को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि आप जिस मेथड से भी पोटेंशियल निकालेंगे, अगर वो गिवन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और लैपलास इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट विल बी द ओनली सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद मैं चलना चाहता हूं टुवर्ड्स सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो लेट्स मूव टू द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कि इसको यहाँ पे खत्म करते हैं और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे चलते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बहुत ही मजे का मेथड है। इसको आप फिजिक्स में बहुत सी जगहों पे देखेंगे, जहां जहां डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा वहां वहां आप मेथड ऑफ इमेजेस, सॉरी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई होता हुआ देखेंगे। काजिम, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कल का लेक्चर आप सुने, वो पूरा जो है वो तकरीबन आधा लेक्चर मैंने इसी पे दिया था कि यूनिकनेस थ्योरम क्या है। बट यस, शॉर्ट आंसर आपके सवाल का ये है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर वो सॉल्यूशन लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन सेम बाउंड्री कंडीशंस के साथ आप नहीं निकाल सकते फॉर द लैपलेस इक्वेशन, उस रीजन के लिए। ऑफ कोर्स नॉट एवरीवेयर बट फॉर दैट रीजन। ओके, सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए तीन तरीके हैं, तीन किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं जिनको जिनको ग्रिफिथ्स ने एग्जांपल्स के तौर पे दिया है। आज हम जिस एग्जांपल को करेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की है। सो एग्जांपल 1 इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की एक एग्जांपल के जरिए हम इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुनियादी जो चीज है वो ये है कि अगर आपके पास लैपलास इक्वेशन दी गई है और आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है, और इन जनरल लेट्स से
इन जनरल मेरा जो v है वो x y और z पे डिपेंड करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। तो मैं निकालना चाहता हूँ लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन, विच मींस कि मैं निकालना चाहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मुझे ये कहता है कि मैं इसका सॉल्यूशन यूं निकाल सकता हूं कि मैं इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर लूं। एक फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा। आप लोग मुख्तलिफ तरह से सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ग्रिफिथ की नोटेशन के साथ चलूंगा। सो एक्स, एक फंक्शन डिफाइन कर लें y, और एक फंक्शन डिफाइन कर लें z। तो तीन फंक्शंस के अंदर आप इसको प्रोडक्ट के तौर पर लिख लें। सो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट होगा। आप x में सॉल्यूशन अलहदा से निकालेंगे, y डायरेक्शन में सॉल्यूशन आप अलहदा से निकालेंगे, और z डायरेक्शन में सॉल्यूशन अलहदा से निकालेंगे। ये तीन हिस्सों में अलहदा अलहदा प्रॉब्लम को तकसीम करने के बाद आप जो हल निकालते हैं, उन तीनों सॉल्यूशंस को आप प्रोडक्ट कर दें तो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है। दिस इज द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और इस एग्जांपल में जो अभी हम करने जा रहे हैं, आसानी के लिए एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम लिया गया है, बजाय इसके कि हम एक थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम को करें। यानी प्रॉब्लम तो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन उसकी कंडीशंस टू डायमेंशन में उसको कन्वर्ट कर देंगी। तो चलें एग्जाम्पल करते हैं। बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया है कि किस तरह से आपने इसको करना है। तो मुझे दिया गया है एक पोटेंशियल जो कि इस तरह का है कि यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस लिए हैं। सो मेरा ख्याल इसको एक्स एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं और इसको वाई एक्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात करनी है। जो छोटे लेटर्स हैं ना, उनको हम लेंगे वेरिएबल्स, और जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम लेंगे फंक्शंस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा करें कि इनको थोड़ा एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स लिख लें, जी वाई और एच जी लिख लें। उससे ये होता है कि छोटे बड़े जी लिखने की तंगी से आप बच जाते हैं। तो तीन फंक्शंस हैं। एफ जो है वो एक्स का फंक्शन है, जी जो है वो वाई का फंक्शन है, एच जो है वो जी का फंक्शन है। तो चलो इस तरह से इसको थोड़ा सा आसान करके लिख लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये दिया गया है कि आपके पास एक शीट है जो कि किसी फासले एक्स तक फैली हुई है, और वो टू डायमेंशनल है। सो दिस इज योर शीट। और इसका, तो ये उसका समझ लें कि यहाँ पर ये एक शीट दी गई है। इसी तरह से एक शीट यहाँ पर दी गई है, और वो भी इसी तरह से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हुई हुई है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। और हमें ये बताया गया है कि इस शीट के ऊपर जो है वो पोटेंशियल जीरो है, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, यानी जो ये दोनों शीट्स हैं बेसिकली ग्राउंड की हुई हैं। तो दो समझ लें मेटल प्लेट्स हैं, और उनको पैरेलल एक दूसरे के रखा हुआ है, और वो मेटल प्लेट्स इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही हैं टूवर्ड्स जी एक्सिस एंड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। और हमें ये बताया गया है कि ओरिजिन से दूसरी शीट जो है वो वाई एक्सिस पे ए फासले पे पड़ी हुई है। तो ये है आपका प्रॉब्लम जिसको आपने सॉल्व करना है, और आपसे कहा गया जी आप पोटेंशियल निकालें, आपने वी निकालना है। तो असेंशियली ये जो प्रॉब्लम है ये एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम बन गया है। तो इसलिए मैं यहां से जी को जो है एलिमिनेट करूंगा, और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम ना समझ आया हो? आगे सारा मैथ होना है। एक और चीज है, आपको पता है जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको क्या चाहिए होता है? बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशन जो यहाँ पर दी गई हैं वो क्या है?
वो आप इस प्रॉब्लम की डायग्राम को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं, बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन आपको ये दी गई है कि आपका जो पोटेंशियल है वो जीरो है दो जगहों पर। एक, जब आप y इज इक्वल टू जीरो वाले प्लेन पे हैं, और दूसरा जब आप y इज इक्वल टू a वाले प्लेन पे हैं, यानी यहां पर और यहां पर पोटेंशियल जीरो है। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस बन गई। मतलब ये कि v इज इक्वल टू जीरो व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, ये नीचे वाली शीट है। इसी तरह v इज इक्वल टू जीरो व्हेन y इज इक्वल टू a, ये ऊपर वाली शीट है। तीसरी बाउंड्री कंडीशन एक और दी गई है, वो ये कि जीरो से a के दरमियान जो दीवार है, ठीक है ना। अब आप अपने जहन में इसको प्रॉब्लम को एक एक माचिस की डब्बी के तौर पे ले लें, जिसके अंदर से अंदर वाली जो ट्रे है वो निकाली हुई है। तो उस तरह का ये प्रॉब्लम है। और उसका फिर एक और सिरा जो है, यानी दायां सिरा जो है वो काटा हुआ है, लेकिन बायां सिरा नहीं काटा हुआ। तो मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू मौजूद है। समझ आ रहा है ना प्रॉब्लम? तो इसका मतलब ये है कि, और ये वैल्यू जो है फर्ज करें दी हुई है वी नॉट वाई के बराबर, और ये स्पेसिफाई नहीं उन्होंने किया कि वी नॉट वाई जो है उसकी शक्ल क्या है। अभी हम इसको एक इन जनरल एक वैल्यू ले रहे हैं जो वाई पर डिपेंड कर रही है। मतलब जैसे जैसे वाई चेंज होता है वैसे वैसे ये पोटेंशियल वी नॉट चेंज होता है। तो ये तीसरी बाउंड्री कंडीशन है। और इसमें दीवार कौन सी दी गई है? दीवार वो दी गई है जिसमें एक्स जीरो है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एक दीवार है, और उस दीवार के ऊपर पोटेंशियल जो है वो वी नॉट है। चौथी एक और बाउंड्री कंडीशन आप बना सकते हैं, और ये इतनी अहम बाउंड्री कंडीशन नहीं है, लेकिन वो ये कि आपका पोटेंशियल जीरो हो जाता है जब आप एक्स को इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं। मतलब ये कि जो भी आपका पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो आपका पोटेंशियल जो है वो जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक वेव बनाई है, उसकी आपको फिर आखिर पे समझ आएगी कि मैंने क्यों बनाई है। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चौथी बाउंड्री कंडीशन हम क्यों ले रहे हैं। वो ये कह रही है कि अगर आपने पोटेंशियल जो है वो सिर्फ इस दो प्लेटों के दरमियान निकालना है, तो आपको ये ज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप प्लेटों से दूर जाते जाएंगे एक्स डायरेक्शन में, आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, अतः कि जब आप इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आई होप कि ये बाउंड्री कंडीशंस आपको समझ आ गई हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि v इज इक्वल टू जीरो है नीचे वाली प्लेट पे। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? v इज इक्वल टू जीरो है ऊपर वाली प्लेट पे। तीसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? v नॉट y है लेफ्ट वाली दीवार पे। चौथी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे आप x में जाते जाएंगे आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, और इन्फिनिटी पर पहुंच के वो जीरो हो जाएगा। ये चार बाउंड्री कंडीशंस हैं, और ये अब आपका एक प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है। और मेथड जो आपने लगाना है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी एक्स और वाई के फंक्शंस का प्रोडक्ट लेना है सॉल्यूशन में। क्या आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया? इसमें हर बात जो भी मैंने की है, डायग्राम, बाउंड्री कंडीशंस, मेथड, अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे सिर्फ मैथ है। हमने ये मैथमेटिकली वी को प्लग इन करना है, फिर अपनी इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, सोल्यूशन लिखना है। फिर उस सोल्यूशन को देखना है कि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो सोल्यूशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक यूनिक सोल्यूशन है, और आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सीख लिया है। ये हमारा गोल है। और मेरे पास तकरीबन आधा घंटा है, मुझे नहीं मालूम कि आधे घंटे में ये सारा हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो स्किप करूंगा, आप चाहें तो आप खुद उनको कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल? ऑलराइट, सवाल नहीं है तो फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और वाई में
सॉल्यूशन मुझे दिया गया है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको मैं अपने सॉल्यूशन में प्लग इन करता हूं, और मैं एक्स और वाई को अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एफ जो है वो हमेशा एक्स पे डिपेंड करेगा और जी हमेशा वाई पे डिपेंड करेगा। सिर्फ आसानी के लिए नोटेशन इस तरह की ले रहा हूं। सर ये को होस्ट अगेन कर दें, और नेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ये कौन बात कर रहे हैं? यार, यार ओके, मैं जी फैसल, अब आप को होस्ट हैं। अब आप क्या करेंगे इसमें? याद रखें कि चूंकि एक्स पे सिर्फ एफ डिपेंड कर रहा है, तो लिहाजा मैं एफ को डेरिवेटिव के साथ लिखूंगा और जी को डेरिवेटिव के बाय। दूसरे केस में जी जो है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं जी को डेरिवेटिव में लिखूंगा और एफ को बाय लिखूंगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? क्योंकि एफ जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है और जी जो है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिर्फ कोरोस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स पे ही अप्लाई होंगे। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दें बाय एफ जी। डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी 1/f, एंड देन डी स्क्वायर एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/g डी स्क्वायर जी ओवर डी वाई स्क्वायर। पहली बात नोट करें कि पहले वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है और एक्स के डेरिवेटिव, जबकि दूसरा जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ वाई वाले वेरिएबल्स और वाई वाले डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल है। ये इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी आपने एक्स वाले और वाई वाले वेरिएबल वाले फंक्शन को अलग अलग कर दिया, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गई। यानी अब आप एक्स वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर सकते हैं और वाई वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात आप गौर करें कि इसमें मैंने पार्शियल डेरिवेटिव की जगह पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले लिया है। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं। तो हमने एक सो हमारे पास एक टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वन टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि लैपलेस इक्वेशन थी। उसको हमने क्या बना दिया? उसको हमने बना दिया टू सॉरी टू डी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, टू वन डी सॉरी नॉट टू डी, वन डी। समझ आइए ना ट्रांसफॉर्मेशन की? तो ये है जादू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। तो ये जो मसावात मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेन काम है कि वो एक इक्वेशन को जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और टू डायमेंशनल होती है, उसको वन डायमेंशनल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिजॉल्व कर देती है। और इनको सॉल्व करना कदरे आसान होता है, इजी होता है। तो हमने एक मुश्किल प्रॉब्लम लिया, उस पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाई और एक आसान प्रॉब्लम में उसको डिवाइड कर लिया। तो जो हमें दो इक्वेशंस मिली हैं, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा और उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो जीरो होगा। अब तीसरी बात आप गौर करें इसमें यह है कि मैं कह रहा हूं कि कोई चीज है, भूल जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस कोई चीज है, कोई कुछ भी लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स है, कोई चीज लिखी हुई है यहाँ पे, और उसमें कोई और चीज ऐड कर रहे हैं और उन दोनों का सम जो है वो जीरो आ रहा है। अब अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो भी चीज पहले वाली है वो दूसरे वाली चीज का माइनस होगी, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। अब अगर मैं पहली चीज को चेंज कर दूं और दूसरी चीज वैसे की वैसी रह जाए,
तो इसका मतलब आंसर 0 के अलावा कुछ आ जाएगा। तो एक इक्वेशन में आपने 0 भी ले लिया राइट हैंड साइड पे और नॉन जीरो भी ले लिया, ये इम्पॉसिबल है मैथमेटिकली। जिसका मतलब ये है कि आप दोनों को किसी एक ही कांस्टेंट के बराबर लिखेंगे, तो ये भी किसी एक कांस्टेंट चीज के बराबर होगी और ये भी एक किसी कांस्टेंट चीज के बराबर होगी। कांस्टेंट का मतलब है कि एक दफा आपने इसकी वैल्यू लिख दी, फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे लिखूं कि कांस्टेंट को आमतौर पे के से डिफाइन किया जाता है, अगर मैं यूं डिफाइन कर लूं कि 1/f df बाय, ठीक है, ये मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मैंने इसको के स्क्वायर के बराबर लेना है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। अब के स्क्वायर क्यों ले रहे हैं इसकी भी वजह आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी, लेकिन बस कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं ना, हमारी चॉइस है, तो मैंने के स्क्वायर ले लिया। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 1/g डी स्क्वायर जी बाय डी वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं ये किसके इक्वल होगा इस मसावात को ज़हन में रखते हुए। सर माइनस के स्क्वायर। बिल्कुल माइनस के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट को उसी में से माइनस करें तो 0 आता है, तो इसलिए दूसरी टर्म लाजमी है कि आपके पास माइनस के स्क्वायर हो। तो ये वो दो इक्वेशंस हैं जिनको मैं कह रहा था टू वन डायमेंशनल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। टू का मतलब ये दो हैं, 1D का मतलब हर इक्वेशन एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, ODE का मतलब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है। गुड हो गया। तो बस अब आपके पास दो इक्वेशनें हैं, इनको अब आप सॉल्व करें और आंसर निकालें। तो पहली क्वेश्चन का मैं नाम रख लेता हूँ, लेट से पहली क्वेश्चन का नाम 1 रख लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन का नाम 2 रख लेते हैं। अब आप इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, डी स्क्वायर एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स के स्क्वायर एफ। और ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है, जिन लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का उनको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। इसका सोल्यूशन आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस के एक्स। इसको आप कह लें इक्वेशन 3। और इसी तरह सॉल्विंग इक्वेशन 2, डी स्क्वायर जी बाय डी वाई स्क्वायर इज माइनस के स्क्वायर जी। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो जी चूंकि वाई का वेरिएबल है, जी वाई विल बी इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट टाइम्स। अब इसके बहुत से सोल्यूशन पॉसिबल हैं, लेकिन हम जो सोल्यूशन इंटरेस्टेड है हम जिसमें, वो है साइन के वाई और डी कॉस के वाई, और इसको आप कह लें इक्वेशन 4। ठीक है जी। तो ये हमने दोनों का अलग अलग सोल्यूशन निकाल लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या है, तो वो एफ और जी का प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसमें चार ऐसे कांस्टेंट्स आ गए हैं ए बी सी डी जो कि अननाउन है। ठीक है, इक्वेशंस दो ही हैं लेकिन चार अननाउन इसके अंदर आ गई। अब आप अपने मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से जानते हैं कि अगर चार अननाउन वाली इक्वेशंस हल करनी हो तो कितनी बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होती हैं। आपको चार बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। और अगर आप जाएं स्टार्ट में जहां प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो देखें कितनी बाउंड्री कंडीशंस हमें दी गई हैं, चार। तो ये चारों बाउंड्री कंडीशन आप लगाते जाएं और आपका सोल्यूशन जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो आप ये देखें, आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो मैं बाउंड्री कंडीशन का नाम लिखने की पूरी बाउंड्री कंडीशन लिखने की बजाय नाम उसका लिखूंगा। चौथी बाउंड्री कंडीशन क्या थी मेरे पास कि v goes to 0
व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी। बल्कि उससे पहले भी ऐसा करते हैं कि v लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने v अभी तक नहीं लिखा पूरा। तो ऐसा करते हैं कि v लिखते हैं पहले। So your v of xy will be f of x g of y, और f of x from equation 3 क्या आएगा, a to the power, ये लिखा हुआ है e k x plus b to the power b e to the power k x minus k x, then आएगा c sin k y b cos k y। दिस इज योर सोल्यूशन, और इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन वॉट एवर, जो भी नाम है 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन कहती है कि v गोज टू 0 व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी, यानी जब x इन्फिनिटी पे जाए तो v 0 होना चाहिए। तो 4 टर्म्स हैं, चारों को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहली टर्म को देखें। जब x को आप 0 करते हैं, सॉरी इन्फिनिटी करते हैं, तो e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाता है, लेकिन e टू द माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 देता है। ये आपको पता है ना कि e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी देता है, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो 0 देता है। इस चीज को इस्तेमाल करके आपको नजर आ रहा है कि a जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा और ये वाली टर्म ऑलरेडी 0 है, और 0 प्लस 0 0 दे रहा है, तो ओवरऑल आपका पोटेंशियल 0 हो जाता है। मतलब ये कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा, ये तो इसका मतलब है कि मैं अपने सोल्यूशन को इस बाउंड्री कंडीशन के बाद यूं लिख सकता हूं कि ए वाली टर्म गायब कर दें और सिर्फ लिखें बी ई माइनस के एक्स और प्रोडक्ट विद साइन के वाई प्लस डी कॉस के वाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं एक नया कांस्टेंट डिफाइन करूंगा, बी प्राइम, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। सो बी प्राइम साइन के वाई ई टू द पावर माइनस के एक्स, प्लस एक और कांस्टेंट डिफाइन करता हूं डी प्राइम, और डी प्राइम का मैं नाम रखूंगा बी डी, इनका प्रोडक्ट है ना तो एक नया कांस्टेंट, एंड देन कॉस के वाई ई माइनस के एक्स। तो ये है आपका पहली बाउंड्री कंडीशन के बाद सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर एक और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये कहती है, क्या कहती है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, कि जब y 0 हो तो v 0 होना चाहिए, v 0 होना चाहिए जब y 0 हो। तो अब आप फिर जरा गौर फरमाएं, y कहाँ आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है, तो जब साइन में 0 पुट करते हैं तो साइन 0 इज 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है बाउंड्री कंडीशन। दूसरी टर्म में आ रहा है कॉज। अब कॉज ऑफ 0 जो है वो तो 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाली टर्म नॉन 0 है, तो ये बाउंड्री कंडीशन को वायलेट कर रही है। तो हम इस टर्म को 0 करने के लिए कह देंगे कि हमारा कांस्टेंट 0 है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमारा कांस्टेंट 0 है, डी प्राइम इज 0। तो जब डी प्राइम भी 0 हो गया तो आपका सोल्यूशन और छोटा सा रह गया, एंड दैट इज नाउ बी प्राइम साइन के वाई ई टू द पावर माइनस के एक्स। तो ये देखें, ये तीन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें एक्स को इन्फिनिटी करें तो सोल्यूशन 0 हो रहा है, वाई को 0 करें तो सोल्यूशन 0 हो रहा है, और अच्छा अभी दो ही लगाई है, हाँ दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, अब एक और बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, वो है कि जब आप y को a करते हो, आई डोंट नो कौन सी थी, ये दूसरी थी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये थी कि v फिर 0 हो जाएगा अगर आपका y भी a के बराबर हो। याद है ना जो आपकी शीट्स दी हुई थी, एक शीट दी हुई थी y इज इक्वल टू a पे, और दूसरी शीट दी हुई थी y इज इक्वल टू 0 पे, और दोनों शीट्स के ऊपर v क्या है, 0 है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन वो दीवार वाली अभी आएगी, v नॉट y
वो आखिर पे हम लगाएंगे। सो y इज इक्वल टू a करें और v को 0 करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे 0 लिखते हैं और राइट साइड पे लिखते हैं b प्राइम साइन के ए ई टू द पावर माइनस के एक्स। अच्छा, b प्राइम को अगर नॉन जीरो ले लें, क्योंकि b प्राइम भी अगर जीरो हो गया तो आपका पोटेंशियल हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। मतलब ये कि आपने कुछ किया ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया, योर पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर। तो बी प्राइम को मैं जीरो नहीं अब ले सकता, जितने कांस्टेंट जीरो लेने थे ले लिए हैं। ये वाली चीज भी अब जीरो नहीं ले सकते क्योंकि इसकी एक्स डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी फिर। तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाला हिस्सा है साइन के ए, इसको जीरो लेना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। सो दिस इंप्लाइज दैट साइन के ए हैज टू बी जीरो। साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो होता है जब आपके पास इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए। ठीक है, यानी आपका जो थीटा है, थीटा इस केस में किसके बराबर है, के ए के। दैट विल बी इक्वल टू n पाई, वेयर n इज गोइंग टू बी 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें आप गौर फरमाएं तो मैंने दो चीजें इग्नोर की हैं, इंटीजर में जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। हम n इज इक्वल टू जीरो को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, सेम रीजन जो मैंने पहले दी कि अगर n जीरो हो गया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा और आप n चेंज करके डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। नेगेटिव नंबर्स को इसलिए हम कर रहे हैं कि आप देखें कि जो k है उसको मैंने पॉजिटिवली डिफाइन किया था। a जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि ये डिस्टेंस है y एक्सिस के ऊपर। पाए एक पॉजिटिव नंबर है तो n आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और k के ऊपर हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से हमने n को भी कह दिया है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन सारी बातों के बाद आपका जो k है वो इक्वल आ गया। कुछ लोग इसको के एन भी लिखते हैं, n पाए के इक्वल आ जाएगा ओवर a, इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब जो मैंने सोल्यूशन जहां पे छोड़ा था इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे, उसके अंदर जो k आ रहा था जो कि मेरा कांस्टेंट था जिसकी मुझे वैल्यू नहीं पता थी, उसकी मैंने वैल्यू पता कर ली है। उसकी वैल्यू n पाई ओवर a के बराबर है। सो माई सोल्यूशन बिकम्स नाउ v एक्स वाई इज इक्वल टू b प्राइम साइन k की वैल्यू पुट कर दें n पाई ओवर a टाइम्स y, और e टू द पावर माइनस k की वैल्यू पुट कर दें n पाई x ओवर a। ये मेरा सोल्यूशन है। कुछ लोग जो है वो बी प्राइम को पसंद नहीं करते, तो उनकी सहूलत के लिए हम इसका कोई और नाम रख लेते हैं। लेट से इसको सी कह लेते हैं। ये सिर्फ मैंने क्या किया है कि मैंने रीनेम कर लिया है बी को सी, ये रीनेम किया है और कुछ नहीं है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। सो दिस इज दी सॉल्यूशन सो फार। अभी तक जो मैंने डिस्कशन की अपने प्रॉब्लम पे बाउंड्री कंडीशंस वगैरह अप्लाई करके, एक अभी रहती है उसको मैंने अभी अप्लाई करना है, वो हम करेंगे। लेकिन फिलहाल ये हमारा सोल्यूशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लैपलेस इक्वेशन सेपरेशन वेरिएबल के जरिए। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी मैंने लीनियर अलजबरा की बातें करनी है, तो वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए खौफनाक हो। सो यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर लूंगा। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, दो प्लेटें हैं ग्राउंडेड, एक प्लेट नीचे पड़ी है वाई जीरो पे और दूसरी प्लेट वाई ए पे पड़ी है, और उनके ऊपर ये चार बाउंड्री कंडीशंस हैं। आपने लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करना है। लैपलास इक्वेशन टू डायमेंशनल है, तो हमने उसके लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया, दो फंक्शन डिफाइन किए जिसमें एफ जो है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है
जी सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है। ये मैंने कहा कि क्लेम किया कि ये मेरा सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन को मैंने अपनी इक्वेशन में प्लग इन किया, थोड़ी काट छांट की तो x और y अलग अलग हो गए। और मैंने कहा कि अगर ये अलग अलग हैं तो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कैंसिल करें और राइट हैंड साइड पे जीरो सेटिस्फाई हो जाए। देन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया। y का सोल्यूशन मैंने लिखा साइन और कोसाइन में, x का सोल्यूशन मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल में। फिर इनके ऊपर देखा कि चार अननोन आ रहे हैं, तो चारों बाउंड्री कंडीशन बारी बारी हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक मैंने तीन बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की हैं, और मेरे पास जो सोल्यूशन आया बैठा है वो ये वाला है। दिस इज द सोल्यूशन सो फार। चौथी बाउंड्री कंडीशन अभी रहती है, उसको मैंने अभी अप्लाई करना है। तो ये खुलासा है अभी तक जो मैंने किया है। मेरा पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 से 15 मिनट का मुझे अभी और टाइम चाहिए। जी सर, आप करें कंप्लीट इसको। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इस सोल्यूशन में मसला कोई नहीं है, बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। एक तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस कांस्टेंट सी को निकालने का। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि मैं चौथी जो बाउंड्री कंडीशन है वी नॉट वाली वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं, और एक्स को जीरो कर दूं, तो फिर मैं शायद इसको सॉल्व कर लूं। यानी एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे, याद है जो बाउंड्री कंडीशन थी जो रहती है जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो ये थी कि जब आप एक्स को जीरो करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल है वो बन जाता है वी नॉट वाई। तो अगर मुझे वी नॉट वाई की वैल्यू पता हो, उसको मैं लेफ्ट साइड पे प्लग इन कर सकता हूँ, और एक्सपोनेंशियल तो खत्म हो गया, वन हो गया, क्योंकि ई टू द पावर जीरो वन होता है। तो ये बन जाएगा साइन एन पाई ओवर ए टाइम्स वाई। लेकिन मसला उधर भी हल नहीं होगा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके भी नहीं होगा, क्योंकि मसला जिस चीज के अंदर है वो अभी भी इधर ही है, और वो चीज है आपका ये एन डिपेंडेंस। एन जो है वो एक इंटीजर है, नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और इसका मतलब ये है कि एन की बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं। आपके पास एन इज इक्वल टू वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। हर एन के करस्पॉन्डिंग आपके पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, वी वन भी आएगा, वी टू भी आएगा, वी थ्री भी आएगा, एंड सो ऑन। इन प्रिंसिपल मेरे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। जैसे जैसे आप एन को इन्फिनिट नंबर्स में, इंटीजर्स में डिवाइड करेंगे, आपका जो पोटेंशियल है वो एन चेंज होने से चेंज होता जाएगा। तो ये तो कोई सोल्यूशन ना हुआ, मतलब ये तो इन्फिनिट सोल्यूशन बन गए। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे लीनियर अलजबरा की तरफ। फ्रॉम लीनियर अलजबरा, लिनियरिटी को अगर आप देखा जाए तो लिनियरिटी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आप एक जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये शायद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे सीखा हो या लीनियर अलजबरा में कहीं पढ़ा हो। फ्रॉम लीनियर अलजबरा, या चलो लीनियरिटी, बल्कि उससे भी पहले आप ये देखेंगे जिसका आपने सोल्यूशन निकाला है वो चीज क्या थी, दैट इज योर लैपलेस इक्वेशन। इसी को हम सॉल्व करते आ रहे हैं ना, डेल स्क्वायर वी इक्वल्स जीरो, इसको हम सॉल्व करते आ रहे हैं अभी तक, और क्लेम ये कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन यूनिक होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें पता है कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस जो पॉसिबल है। इन इन्फिनिट सॉल्यूशंस का जो सम है वो अगर मैं कर दूं तो ये एक जनरल सोल्यूशन बनता है, एंड दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन, सच दैट कि अगर मैं जनरल सोल्यूशन का डेल स्क्वायर लूं
तो वो तमाम सॉल्यूशंस के डेल स्क्वायर लेने के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? लिनियरिटी इसको कहते हैं, क्योंकि डेल स्क्वायर इटसेल्फ एक लीनियर ऑपरेटर है। डेल भी लीनियर ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर भी लीनियर ऑपरेटर है। डेल स्क्वायर को आई थिंक लेप्लाशियन बोलते हैं। लेप्लाशियन इज अ लीनियर ऑपरेटर। इसी वजह से आपकी जो लैपलास इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, तो क्या करें फिर जी? फिर ये करते हैं कि ये डेल स्क्वायर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने जीरो बराबर जीरो लिखा हुआ था, उसका फायदा कोई नहीं है। सो ये V1 V2 V3 कैसे बने थे? ये बने थे n चेंज करने से। याद है यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। तो इसका मतलब है कि आप n के ऊपर सम कर रहे हो अपनी राइट हैंड साइड को, जो आपने निकाली थी पहले। सो इसका मतलब है द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ऑफ कोर्स आपके पास क्या आएगा? दैट विल बी द सम ओवर n, वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ऑफ जो भी आपका ऊपर एक्सप्रेशन था, c e टू द पावर माइनस n पाई x ओवर a मल्टीप्लाई बाय साइन n पाई y ओवर a। दिस इज योर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। और कुछ लोग जो है वो c के साथ भी n लिखते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा। सो दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो कि आपने इस इक्वेशन का निकाला है 2 डायमेंशन में, लैपलास इक्वेशन का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर आप इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को याद कर लें, तो ये भी एक किस्म की बड़ी बात है, क्योंकि ये हर तरह के सोल्यूशन दे सकता है आपको। सो दिस इज द मोस्ट जनरल सोल्यूशन। और अब इसके ऊपर जो है मैं फोर्थ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं, और वो ये है कि आप जब x को जीरो करेंगे तो आपका सोल्यूशन रह जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी एन साइन n पाई y ओवर a। और चूंकि x को मैंने जीरो कर लिया है, बाउंड्री कंडीशन ये थी ना कि x को जीरो करें तो v जो है वो v नॉट y बन जाता है। तो ये है जिसके जरिए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, राइट। सो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद दिस इज द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। अब मैंने चारों बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई कर ली हैं, और मोस्ट जनरल सॉल्यूशन भी लिख लिया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा अपने मैथमेटिकल मेथड्स के कोर्स में वापस जाएं, तो आपको याद आएगा कि ये एक बड़ी मशहूर चीज लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्सप्रेशन आपको क्या याद दिला रहा है राइट हैंड साइड पे? अब देखिए, राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट है, उसको फिलहाल छोड़ दें, वो तो एक कांस्टेंट है। बेसिकली एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि साइन फंक्शन है, और वो साइन फंक्शन n पे डिपेंड कर रहा है, और n के ऊपर आप सम कर रहे हैं। तो ये एक तरह की सीरीज लिखी हुई है, और इस सीरीज को कहते हैं फोरियर सीरीज। जी सर, फॉर्मूला। और ये चूंकि साइन की सीरीज है, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा फोरियर साइन सीरीज। तो आप देखें कहाँ आपने मैथमेटिक्स में फोरियर सीरीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, इतनी मुश्किल में रहे होंगे, और कहाँ आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जाके दोबारा फोरियर सीरीज का सामना पड़ा है। तो बेसिकली आपने क्या सीखा कि भाई लैपलास इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो फोरियर सीरीज होती है, विद द प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस ऑफ कोर्स। तो फोरियर सीरीज की अगर किसी ने कभी आपने किसी उस्ताद से पूछा हो कहाँ इस्तेमाल होती है, तो लैपलास इक्वेशन के सोल्यूशन में इस्तेमाल होती है। और फिजिकली फोरियर सीरीज बेसिकली आपको बता रही है कि किसी गिवन रीजन के अंदर आपका पोटेंशियल जो है वो किन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। किसी गिवन प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ जो सोल्यूशन है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिव्स यू अ फोरियर सीरीज,
और आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, फोर्स निकलती है, वर्क निकलता है, सारी फिजिक्स उसमें से निकल आती है। सो अगर आपको फोरियर सीरीज नहीं आती, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं आती, तो फिर आप फिजिक्स नहीं कर सकते। सो इसलिए ये जो मैथ का कोर्स हो रहा है ना, इसको थोड़ी सी आप ज्यादा तवज्जो दें। सिर्फ मैथ का टूल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। बहरहाल एक कमेंट मैं और करूंगा क्योंकि अगले लेक्चर का टाइम हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं सारा टाइम खा जाऊं। एक चीज मैं और यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। ये जो मैंने चीज लिखी है ना, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस थ्योरम। ये कंप्लीटनेस है, यानी साइन जो है वो एक कंप्लीट फंक्शन है। ठीक है, साइन ऑफ, चले साइन लिख लेते हैं, इज अ कंप्लीट फंक्शन। ये भी लीनियर अलजेब्रा की चीज है। और कंप्लीट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी, यानी आप किसी फंक्शन को एज अ सम ऑफ, यानी उसकी इन्फिनिट सम सीरीज लिखें, फोरियर सीरीज लिखें, तो वो कोई भी फंक्शन उनकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब ये कि अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से एफ ऑफ वाई, और आप इस फंक्शन को फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करना चाहें, तो आप लिखेंगे एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सम कांस्टेंट, और यहाँ पे अब आप साइन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एन पाई वाई ओवर ए। सो ये कंप्लीटनेस रिलेशन कहलाता है, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपने ये चीज देखी होगी, वहां पे भी हम कंप्लीटनेस लेते हैं। वहां पे एफ की जगह पे आप साई लिखते हैं और वो वेव फंक्शन बन जाता है, और उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल, सो ये एक चीज थी जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई। अच्छा, एक आखिरी कमेंट है, थोड़ा सा आपने हौसला रखना है। वो ये कि क्या इस सी एन को, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनको फोरियर कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इन फोरियर कोफिशिएंट्स को निकालने का भी कोई मेथड है? अगेन मैथमेटिकल मेथड्स में अगर आप वापस जाएं फोरियर सीरीज वाले चैप्टर में, तो वहां पे आपने एक फोरियर ट्रिक पढ़ा होगा। वो फोरियर ट्रिक बेसिकली आपको फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने में मदद करता है। फोरियर कोफिशिएंट्स ट्रिक कह सकते हैं आप इसको। और उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ फंक्शंस। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एन ऑफ वाई, और एक फंक्शन है एफ एन प्राइम ऑफ वाई, और उनको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं वाई पर बिटवीन सम पीरियड वेयर ए इज द पीरियड ऑफ दैट सीरीज, तो ये होगा इक्वल टू जीरो व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू एन प्राइम। ये जीरो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी। ये भी लीनियर अलजेब्रा की चीज है कि कोई दो फंक्शन हो तो उनके दरमियान अगर इस तरह का रिलेशन हो, तो हम कहते हैं कि जो एफ और एफ प्राइम है, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। बिल्कुल जैसे आपने वेक्टर स्पेसेस में देखा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में देखा होगा, कैट और ब्रा का जो प्रोडक्ट है वो अगर जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। तो ये उसी तरह की चीज है, फंक्शन स्पेसिस की चीज है। इसको इस्तेमाल करके आप सी एन निकाल सकते हैं। और चूंकि इस केस में हमारा जो एफ है वो साइन का फंक्शन है, तो साइन की ऑर्थोगोनैलिटी मैं इस्तेमाल करूं। और साइन की ऑर्थोगोनैलिटी का बड़ा मशहूर एक रिलेशन है, वो भी शायद आपने मैथ में पढ़ा हो। अगेन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दूंगा। वो ये है कि जो मेरा सोल्यूशन आया था ये वाला, इसी सोल्यूशन को मैं दोबारा पकड़ूंगा। सो एज वी नॉट वाई मैंने लिखा था वॉज इक्वल टू वट, एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी एन एन पाए वाई ओवर ए। ये था ना हमारा सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो इसके अंदर अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं सी एन निकालना चाह रहा हूं। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ऑर्थोगोनैलिटी इस्तेमाल करो। उसका मतलब ये है कि दोनों तरफ 0 टू ए
वेयर ए इज द पीरियड। ए मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है और यहाँ पे पीरियड अपीयर होता है आपकी फोरियर सीरीज का, इसलिए मैं ए पे ए तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो उसको इंटीग्रेट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और इंटीग्रेट किस चीज पे करना है, साइन एन पाई वाई ओवर ए, ये हमारा एफ है, और एफ प्राइम क्या होगा, साइन एन प्राइम वाई ओवर ए, एंड देन डी वाई, दिस विल बी इक्वल टू, और इसको मैं उठा के थोड़ा साइड पे करता हूँ क्योंकि ये लंबी इक्वेशन बनने जा रही है। दिस विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट कर दें, तो समेशन को मैं बाहर लिख सकता हूँ, सी एन को भी बाहर लिखें, 0 to a, और साइन की ऑर्थोगोनैलिटी आएगी साइन एन पाई वाई ओवर ए और साइन एन प्राइम पाई वाई ओवर ए, और इंटीग्रेट करेंगे y के ऊपर। अब अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो ऑर्थोगोनैलिटी मुझे ये कहती है कि जब n इज इक्वल टू n प्राइम होगा तो राइट हैंड साइड वाली चीज वाला इंटीग्रल जो है वो मुझे 1 देगा, यही होता है ना ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब। सो फॉर n इज इक्वल टू n प्राइम माई सोल्यूशन विल बिकम, राइट साइड पे मेरे पास सिर्फ सी एन रह जाएगा, ठीक है। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन जो आएगा वो उसमें एन और एन प्राइम दोनों होंगे, लेकिन चूंकि आप सम कर रहे हैं एन के ऊपर तो समेशन के अंदर सिर्फ वो टर्म्स बाकी बचेंगी जिनमें एन एन प्राइम के इक्वल है, वो सारी टर्म समेशन से खत्म। ये मैंने सम करने के बाद आंसर लिखा है, आई होप कि ये कंफ्यूज नहीं किया मैंने आपको। एंड देन आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो सॉरी यहाँ पर 2/a भी आता है, मैं भूल गया था, सॉरी a/2, इंटीग्रल का आंसर a/2 होता है। ये वाला इंटीग्रल जो है ना, इसका सारे का आंसर मैंने लिखा है, इसका आंसर होता है a/2 जब n n प्राइम के इक्वल हो, अदरवाइज 0। तो a/2 आ गया राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कुछ लिखा हुआ है, और एक बात हमने कर दी है कि n को n प्राइम के इक्वल करना है। सो इंटीग्रल आपका बन जाएगा v0y, दो साइन थे लेकिन चूंकि n और n प्राइम इक्वल हो गए हैं तो आपके पास एक ही साइन रह जाएगा। एंड देन dy, आई थिंक दिस इज करेक्ट, मैंने कोई गलती नहीं की यहाँ पे। ओके, सो यहां से अब आप सी एन की वैल्यू देखें तो आपको सी एन मिल गया है, सी एन इज इक्वल टू 2/a, ये फोरियर कोएफिशिएंट ही मैंने निकाला है, v0y साइन n पाई y ओवर a dy, एंड दिस इज योर सी एन। ठीक है जी, और दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। तो आखिरी मिनट के अंदर मैं समराइज कर दूं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या किया आपने। आपने सॉल्व करनी थी डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 को, उसके लिए आपने लगाया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल 2 डायमेंशन में, मैं लिख रहा हूं, आप 3D में भी कर सकते हैं। देन आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड अप्लाई किया आपने बाउंड्री कंडीशंस, और उससे आपको मिले इन्फिनिट सॉल्यूशंस। इन्फिनिट सॉल्यूशंस को आपने कंबाइन कर लिया इनटू अ फोरियर साइन सीरीज। कोई और भी सीरीज बन सकती थी अगर प्रॉब्लम कुछ और होता या बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाती, तो ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कौन सी सीरीज बननी है। एंड देन फोरियर साइन सीरीज के लिए आपने लिखे फोरियर कोएफिशिएंट्स।
यूजिंग ऑर्थोगोनैलिटी एंड कंप्लीटनेस। तो ये है आपकी रेसिपी आज के लेक्चर की, जिसको हमने मुकम्मल कर लिया। और मेरा टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मैंने जितनी बात करनी थी अपनी मुकम्मल कर दी। कल हम जो है इसी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को देखेंगे सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। और कल मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बुनियादी चीजें वही हैं जो आपने यहाँ पे कर ली हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होता है। एंड देन ग्रिफिथ्स के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको भी देख लें, वो भी आपको हेल्प करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को समझने में। किसी का कोई सवाल ऑडियंस, जूम या फेसबुक से? सर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है सर। माशाल्लाह। चलो, सवाल के बगैर मजा नहीं आता पढ़ाने का। चलें जी, ठीक है जी, फिर मीटिंग को यहाँ पे खत्म करते हैं और कल फिर मुलाकात होगी।